तमाम हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने हमें अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, लेक्चर नंबर 14 में खुशामदीद। आज के लेक्चर के दो मौज़ूआत हैं। पहला मौजू है एरिएटेड लेगून्स। ये एक सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है और दूसरा मौजू है स्लज हैंडलिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। ये दूसरा मौजू इस कोर्स का सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद इंशाअल्लाह एक या दो लेक्चर में इस कोर्स को हम कंक्लूड कर देंगे। तो आए चलते हैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए लेक्चर नंबर 14 की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं एरिएटेड लेगून्स, इसकी मुख्तसर हिस्ट्री ब्रीफली। एरिएटेड लेगून्स बेसिकली एज सच ये कोई ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी नई डेवलप नहीं हुई थी, बल्कि जो वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड बनी हुई थी पुरानी, वो जब ओवरलोडेड हो गई, आबादी बढ़ गई, उनमें कैपेसिटी उस वेस्ट वाटर को ट्रीट करने की ना रही, तो उनको अपग्रेड करने के लिए उनके अंदर एरिएटर्स लगा दिए गए और इस तरह एरिएटेड लेगून्स ये वजूद में आई। दे वर ओरिजिनली डेवलप्ड फ्रॉम ओवरलोडेड एनारोबिक एंड फैकल्टेटिव पॉन्ड्स। Aerated lagoons, they occupy a position in between activated sludge and waste stabilization pond. इनकी जो पोजीशन है, अगर आप मैकेनाइज्ड टेक्नोलॉजी में और हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी में अगर आप एक्टिवेटेड स्लज को एक तरफ रख दें और दूसरी तरफ वो टेक्नोलॉजी लें जो कोई भी बिजली का इस्तेमाल नहीं करती, नेचुरल प्रोसेसेस से ट्रीट करती है, उसमें कोई मैकेनाइजेशन नहीं है, वो बहुत लो कॉस्ट है, बड़ी सिंपल है, तो वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड एक दूसरे एंड पे आ जाएंगी और इनके दरमियान में एरिएटेड लेगून्स आती हैं। तो एरिएटेड लेगून्स आम तौर पे लो MLSS कंसंट्रेशन पे काम करती हैं जब आप इनको एक्टिवेटेड स्लज से कंपेयर करें। इनमें MLSS कंसंट्रेशन 200 से लेके 400 मिलीग्राम पर लीटर तक होती है, जबकि अगर आपको याद हो तो एक्टिवेटेड स्लज में 2000 से लेके 4000 मिलीग्राम या बाज़-औक़ात इससे भी ज़्यादा MLSS कंसंट्रेशन होती है। एरिएटेड लेगून्स में जो डिटेंशन टाइम है एरिएशन टैंक में, जिसको मैं हाइड्रोलिक डिटेंशन टाइम कहूँगा, ये काफ़ी लंबा होता है, आमतौर पे 4 दिन से लेके 9 दिन तक। जबकि आप अगर एक्टिवेटेड स्लज को देखें तो उसमें जो एरिएशन टाइम है एरिएशन टैंक के अंदर, वो 6 से लेके 10 घंटे तक होता है। उससे यानी एरिएटेड लगून में बहुत ज़्यादा लंबा जो डिटेंशन टाइम है वो एरिएशन बेसिन में होता है। अब ये लंबा टाइम क्यों है? इसलिए कि आम तौर पे जो वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड है उनमें ये डिटेंशन टाइम इतना होता है। तो जब आपने डेवलप किया वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड को, अपग्रेड किया एरिएटर्स लगा के, तो ऑब्वियसली डिटेंशन टाइम तो वही रहेगा। एरिएशन डिवाइसेस क्यों लगाई गई? एरिएशन डिवाइसेस इसलिए लगाई गई कि एडिशनल ऑक्सीजन प्रोवाइड करके जो ओवरलोडिंग की कंडीशन है उनको ख़त्म किया जाए और जो परफॉर्मेंस है जो ओवरलोडिंग की वजह से कम हो गई थी वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स की, उसको बढ़ाया जाए। मिसाल के तौर पे अगर पहले जब वो शुरू में बनी होंगी वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, अगर रिमूवल एफिशिएंसी 80 to 90% थी, तो ओवरलोडिंग की वजह से हो सकता है उनकी जो परफॉर्मेंस है या रिमूवल एफिशिएंसी, मोस्टली जो पैरामीटर लिया जाता है वो BOD लिया जाता है। फ़र्ज़ कर लें अगर BOD की रिमूवल 60% रह गई ओवरलोडिंग की वजह से, 10-15 साल, 20 साल, 30 साल बाद हो सकता है उस शहर की आबादी या गांव की आबादी इतनी बढ़ गई हो कि वो परफॉर्मेंस उसकी डिटीरियोरेट हो गई हो, वो 80 से कम होकर 60 पे आ गई। तो अब उसी में फिर एरिएशन डिवाइसेस लगा के उसकी परफॉर्मेंस को फिर बेहतर कर दिया गया
एडिशनल ऑक्सीजन प्रोवाइड की गई, जिससे कि बैक्टीरिया ने काम किया और उन्होंने परफॉर्मेंस को बेहतर कर दिया। तो इनका डिटेंशन टाइम काफ़ी लंबा होता है और इसमें स्लज रीसर्कुलेशन नहीं की जाती। एक फ़र्क इनका एक्टिवेटेड स्लज से ये भी है। एक्टिवेटेड स्लज में हम सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से स्लज को रीसर्कुलेट करते हैं वापस एरिएशन टैंक में, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन जो है सप्लाई की जाती है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में की जाती है, और इसमें एक सेकेंडरी सेडिमेंटेशन भी पार्ट होता है एरिएटेड लगून्स का। आपके सामने एक कॉन्सेप्ट डायग्राम एरिएटेड लगून की ड्रॉ की गई है। वेस्ट वाटर इस साइड से आ रहा है, स्क्रीन्स लगाई गई हैं, फिर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक दिया गया है और फिर एरिएटेड लगून। और ये एरिएटेड लगून वो है जो पहले वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड होगी, उससे पहले पीएसटी और स्क्रीन्स लगाई गई और बाद में फिर एसएसटी सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक ऐड किया गया। यहाँ से जो भी स्लज है तमाम की तमाम वो वेस्ट कर दी जाती है, इसके अंदर दोबारा रीसर्कुलेट नहीं की जाती एरिएटेड लगून्स में। तो ये तमाम की तमाम स्लज जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से आती है और पीएसटी से आती है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से, ये फिर आगे इसको ट्रीट किया जाता है। स्लज थिकनर है, डाइजेशन हो सकती है और उसके बाद स्लज ड्राइंग बेड या बेल्ट प्रेस हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली स्लज ट्रीटमेंट को अभी हम मज़ीद आगे जाके तफसील में डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें वहाँ पे इंशाल्लाह मज़ीद एक्सप्लेन हो जाएंगी। अगर मैं एक क्विक कंपैरिजन करूं एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, एरिएटेड लगून्स और वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड का, तो एक्टिवेटेड स्लज में ए जो है वो एरिया शो कर रहा है एक्टिवेटेड स्लज प्लांट का, या उसका फुटप्रिंट मैं उसको कह सकता हूँ, ये कम है। ए को मैंने बहुत छोटा बनाया है। एरिएटेड लगून में एरिया उससे ज़्यादा है, जबकि वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड में उससे भी ज़्यादा है। इस ए का साइज़ काफ़ी बड़ा है। ऑक्सीजन अगर देखा जाए कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है कि नहीं है, एक्टिवेटेड स्लज में बिल्कुल है, एरिएटेड लगून्स में भी है, लेकिन यहाँ वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड में एरिएशन नहीं की जाती। अगर क्यू आर जो रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज को या रीसर्कुलेटेड स्लज को शो करती है, वो यहाँ पे रीसर्कुलेशन की जाती है, जबकि एरिएटेड लगून्स में नहीं की जाती। ये मैंने रेड क्रॉस लगाया है। और वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड में भी नहीं की जाती। अब हम चलते हैं इसके डिज़ाइन क्राइटेरिया की तरफ। एरिएटेड लगून्स का डिज़ाइन क्राइटेरिया मेटकाफ एंड एडी पेज 841 पे दिया गया है। इसमें 2 या 3 पैरामीटर्स हैं। इसका डिटेंशन टाइम है वो 4 से लेके 9 डेज़ तक वेरी कर सकता है। डेप्थ जो है वो 3 से लेके 5 मीटर तक वेरी कर सकती है। और पावर इनपुट जो है ऑक्सीजन के लिए वो 8 किलोवाट ऑफ पावर पर 1000 क्यूबिक मीटर ऑफ लगून वॉल्यूम। तो अगर लगून का वॉल्यूम आपको मालूम हो तो आप उसकी पावर रिक्वायरमेंट्स निकाल सकते हैं। पावर रिक्वायरमेंट से आप एरिएशन डिवाइसेस उसको मुख्तस कर सकते हैं। अगर सरफेस एरिएटर्स हैं तो कितने सरफेस एरिएटर्स लगेंगे, अगेन आप इसका मशवरा उनकी नंबर कितना होगा और उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, ये मैन्युफैक्चरर से डिस्कस करने के बाद फाइनल करते हैं। इसकी एफिशिएंसी क्या होगी आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। LE/LI इट इज़ इक्वल टू 1/1 + KT। इस फार्मूले को पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एरिएटेड लगून्स में जो BOD रिमूवल है वो 70% से लेके 90% तक हो सकती है। अब हम चलते हैं इसके मेरिट्स डीमेरिट्स की तरफ। कोई भी टेक्नोलॉजी याद रखें ऐसी नहीं है जो कि हर दर्द की दवा है और उसमें कोई डीमेरिट नहीं है। उसके अगर कुछ मेरिट हैं तो उसके डीमेरिट भी ज़रूर होंगे
और इसको हम तफसीली तौर पे इस कोर्स के शुरू में डिस्कस कर चुके हैं कि टेक्नोलॉजी सिलेक्शन किस बेसिस पे की जाती है। तो इसका जो पहला एडवांटेज मैं कह सकता हूँ वो ये है कि इट रिक्वायर लेस एरिया एज़ कम्पेयर टू WSP। एरिया रिक्वायरमेंट कम होती हैं WSP से। नंबर 2, ईजी टू ऑपरेट मेंटेन एज़ कम्पेयर टू ASP। तो ये कंपैरिजन ASP से है। ऑब्वियसली WSP तो इससे भी ज़्यादा आसान उनका मेंटेन करना और लो कॉस्ट होगा, लेकिन जब आप इसको ASP से एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस से कंपेयर करेंगे तो उसके मुकाबले में इसकी ऑपरेशन मेंटेनेंस जो है वो आसान होती है और इसमें बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड लेबर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं इसको ASP के साथ ओनली देन ऑब्वियसली वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड में तो आम लेबर भी इस्तेमाल अगर हो जाए या मुहैया हो तो वो उसको मेंटेन कर लेती है। नंबर 4, ए गुड ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर ए वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल के लिए, टेनरी के लिए, डेयरी के लिए, फ्रूट्स के लिए इसको जब टेस्ट किया गया तो इसके बड़े अच्छे रिजल्ट मिले। अब आते हैं इसकी लिमिटेशंस की तरफ। नंबर 1, मोर एरिया रिक्वायरमेंट एज़ कम्पेयर टू ASP। ऑब्वियसली ASP के मुकाबले में इसकी एरिया रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। फ़र्ज़ करें एक इंडस्ट्री है, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है, लाहौर के अंदर कायद आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट है, तो वहाँ प्लॉट जो हैं वो जो इंडस्ट्री को दिए जाते हैं 1 एकड़ का प्लॉट हो सकता है। ऑब्वियसली इंडस्ट्री ने अपना सेटअप भी वहाँ लगाना होता है, तो वहाँ इतनी स्पेस नहीं बचती कि आप एरिएटेड लगून लगा सकें या वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड लगा सकें। अगर प्रेमिसेस के अंदर इंडस्ट्री के कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है, द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज़ दैट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। लेकिन अगर कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है, कोई भी इंडस्ट्रियल स्टेट है, तो उसके लिए अगर जगह मुहैया है, याद रहे अगर जगह मुहैया है तो फिर आप एरिएटेड लगून लगा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं मुहैया तो फिर मजबूरी के तहत एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस पे ही स्विच करना पड़ता है। तो नंबर 2, इसकी लिमिटेशन में स्लज हैंडलिंग प्रॉब्लम। इसमें आप अगर कंपेयर करें इसको वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड से, तो वहाँ तो 5 साल बाद एनारोबिक पॉन्ड में, 10 साल बाद फैकल्टेटिव पॉन्ड में, 15 या 20 साल बाद मैचुरेशन पॉन्ड में आपको उसको डीस्लज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ डेली बेसिस पे एरिएटेड लगून में ये जो स्लज हैंडलिंग और ट्रीटमेंट है ये डेली बेसिस पे आपको करनी पड़ती है। नंबर 3, पुअर फीकल कॉलीफॉर्म रिमूवल एज कम्पेयर टू WSP। तो WSP में अगर आप मैचुरेशन पॉन्ड यूज़ करते हैं तो फीकल कॉलीफॉर्म रिडक्शन काफ़ी ज़्यादा की जा सकती है, जबकि ऑब्वियसली इसमें ये वाली चीज़ नहीं है। फीकल कॉलीफॉर्म की तादाद इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है जो ट्रीटेड एफ्लुएंट एरिएटेड लगून से बाहर आ रहा होता है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। इन टाइप्स को आप देख सकते हैं मेटकाफ एंड एडी, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 841 पे एक टेबल दिया गया है, टेबल 8.29। तो इसकी 2 इकसाम होती हैं, ये तफसील आप वहाँ से देख सकते हैं। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एज़ फॉर एज़ द डिज़ाइन इज़ कंसर्न, ये जो क्राइटेरिया हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, इससे इसका डिज़ाइन हो सकता है। आगे चलते हैं। ये टॉपिक स्लज हैंडलिंग, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, ये सेकंड लास्ट टॉपिक है इस कोर्स का। इसके लिए स्लज हैंडलिंग का लफ्ज़ भी यूज़ किया जाता है, स्लज ट्रीटमेंट का भी यूज़ किया जाता है। दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकते हैं। और फिर जब हैंडलिंग या ट्रीटमेंट हो जाती है तो फिर स्लज को आखिरी काम उसकी डिस्पोजल होती है। तो इससे पहले कि हम स्लज हैंडलिंग, ट्रीटमेंट या डिस्पोजल का टॉपिक शुरू करें, ये अशद ज़रूरी है कि नॉमेनक्लेचर को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। स्लज, सॉलिड्स, बायोसॉलिड्स, ये वो लफ्ज़ हैं जो आम तौर पे इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते हैं।
कहीं आपको स्लज का लफ्ज़ मिलेगा, कहीं आपको सॉलिड्स का लफ्ज़ मिलेगा और कहीं बायो सॉलिड्स का मिलेगा। अब इसमें फ़र्क क्या है? स्लज जब हम कहते हैं तो स्लज का मतलब उसमें जो वाटर कंटेंट्स और जो सॉलिड कंटेंट्स हैं उनको जब मिला लिया जाए तो फिर उसको स्लज कहा जाता है। अगर वाटर कंटेंट को मैं निकाल दूं, सिर्फ सॉलिड्स रह जाएं तो फिर मैं उसको सॉलिड्स कहूँगा। और बायो सॉलिड्स ख़ास तौर पे उस स्लज को कहा जाता है जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से मिलती है या निकलती है, इसलिए कि उसमें बैक्टीरिया फ्लॉक्स वो सेटल होते हैं, इसलिए उसको बायोसॉलिड्स भी कहा जाता है। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि कौन सी नॉमेनक्लेचर टर्म इस्तेमाल करनी चाहिए। असल में ये इंटरचेंजेबली यूज़ होती है। अभी हम आगे चलेंगे, बाज़ जगह हम उसको सॉलिड्स कहेंगे क्योंकि उसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो सॉलिड की फॉर्म में परफॉर्म करेंगे, और बाज़ जगह हम उसको स्लज कहेंगे। तो ये आपको यूज़ टू होना चाहिए कि स्लज, सॉलिड्स, बायोसॉलिड्स ये इंटरचेंजेबली टर्म्स यूज़ होती हैं। तो चलते हैं हम स्लज हैंडलिंग, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल की तरफ। हैंडलिंग और ट्रीटमेंट में दो चीज़ें आती हैं, या आप उसकी थिकनिंग करते हैं या डाइजेशन करते हैं और उसके बाद उसको डी वाटर करते हैं। इसको मैं कहूँगा स्लज हैंडलिंग एंड ट्रीटमेंट। स्लज हैंडलिंग एंड ट्रीटमेंट से क्या मुराद है? या आप उसको पहले थिकन करेंगे, या अगर थिकन नहीं करेंगे तो डाइजेस्ट करेंगे, और इन दोनों किसी एक स्टेप के बाद फिर आप उसको डी वाटर करेंगे। इस तमाम प्रोसेस को स्लज हैंडलिंग एंड ट्रीटमेंट कहा जाता है। अब हम इसको अलहदा से क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और स्लज की डेफिनेशन क्या है, हम इसकी तरफ चलते हैं। ऑल कन्वेंशनल waste water treatment processes produce large quantities of waste material called sludge. It is a dilute mixture of solids and water. तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पानी की और बहुत थोड़े से सॉलिड्स होते हैं। डाइल्यूट मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स इन वाटर, इसको स्लज कहा जाता है, ये इसकी डेफिनेशन है। ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ स्लज आर जनरेटेड डेली in a wastewater treatment plant which needs to be treated and disposed of. तो ये इसका इंट्रोडक्शन है कि जो भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होगा, सिवाय वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स के, वहाँ डेली बेसिस पे स्लज प्रोड्यूस होगी। उस स्लज को आपको ट्रीट भी करना होगा और फिर आपको डिस्पोज ऑफ भी करना होगा। तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि 30 to 40% कैपिटल कॉस्ट किसी भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वो सर्फ होती है स्लज हैंडलिंग एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ के ऊपर। ये एक इम्पॉर्टेंट काम है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। ऑपरेशनल कॉस्ट 50% जो है वो सर्फ होती है स्लज हैंडलिंग एंड ट्रीटमेंट। पहले तो कैपिटल कॉस्ट थी कि जब वो प्लांट बन रहा था तो 30 या 40% जो कॉस्ट थी प्लांट की, वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की, वो स्लज हैंडलिंग फैसिलिटीज़ बनाने में इस्तेमाल हो गई। और जब वो चल पड़ा, उसका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, तो उसकी जो टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट आ रही थी, फ़र्ज़ करें अगर 100 रुपये आ रही है एक महीने में, तो 50 रुपये जो है वो स्लज की हैंडलिंग और ट्रीटमेंट के ऊपर सर्फ होंगे उसको चलाने पे। और 90% of operational problems in a wastewater treatment plant, they are related directly or indirectly with the sludge. So this is the significance of studying sludge handling and treatment. So it is an important part of wastewater treatment, overall wastewater treatment process. Sludge की different types हैं, वो हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले प्राइमरी स्लज, वो स्लज जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से आए। बायोलॉजिकल स्लज, जिसको मैंने पहले बायोसॉलिड्स कहा था, वो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से जो आए।
मिक्स्ड स्लज, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक की स्लज को मिक्स कर दिया जाए तो वो मिक्स स्लज होती है। याद रहे कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से आने वाली स्लज में इनऑर्गेनिक कंटेंट भी होते हैं, ऑर्गेनिक कंटेंट भी होते हैं। ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो बैक्टीरिया की फॉर्म में नहीं होते, वो छोटे पार्टिकल फिशेस के पीसेस हो सकते हैं, वो फूड वेस्ट जो है, जो आप बर्तन धोते हैं उससे जो थोड़ा बहुत फूड की उसमें कंटेंट्स होते हैं वो पार्टिकल्स हो सकते हैं। वो होते तो ऑर्गेनिक इन नेचर है लेकिन बैक्टीरिया नहीं होते। लेकिन बायोलॉजिकल स्लज में प्योरली बैक्टीरिया और दूसरे जो रोटिफर्स और इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं। चौथे नंबर पे डाइजेस्टेड स्लज, वो स्लज जिसको डाइजेस्ट कर लिया जाए, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे डाइजेशन कैसे होती है। नंबर 5 फिजिको केमिकल स्लज, अगर कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन एक स्टेप है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में जिसको कि केमिकली एनहांस प्राइमरी ट्रीटमेंट भी कहा जाता है, तो फिर उससे जो स्लज होगी वो फिजिको केमिकल स्लज होगी। ऑब्वियसली अगर कोई कोएगुलेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो उसके फ्लॉक्स या उसका जो वो जेल टाइप स्ट्रक्चर होता है वो उसके अंदर होगा। तो ये 5 डिफरेंट टाइप की स्लज हो सकती हैं। अब इन स्लज के जो ट्रीटमेंट है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो थिकनिंग है, डाइजेशन है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे डी वाटरिंग है। अब इससे पहले कि थिकनिंग क्या है, ये कैसे होती है, डाइजेशन कैसे होती है, डी वाटरिंग के मेथड्स क्या हैं, हम इसको स्टडी करें बारी बारी। हम ये देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए स्लज ट्रीटमेंट के लिए। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हो सकती हैं। पहली ऑप्शन ये है कि हम थिकनिंग करें और थिकनिंग के बाद उसको डी वाटर कर दें। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि हम थिकनिंग की जगह डाइजेशन करें और फिर डी वाटर कर दें। अब इनमें फ़र्क क्या है? ऑप्शन 1 इज़ चीपर एज कंपेयर टू ऑप्शन 2 इन टर्म्स ऑफ बोथ कैपिटल एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। तो ये फ़र्क है, इफ़ यू वांट टू सेव कॉस्ट बोथ कैपिटल एंड ऑपरेशनल तो आप ऑप्शन 1 को सिलेक्ट कर लें। पाकिस्तान के लिए जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है स्लज हैंडलिंग ट्रीटमेंट की वो ऑप्शन 1 है। थिकनर्स यूज़ किए जाते हैं, आगे चल के भी थोड़ी देर में हम इसको देखेंगे, और उसके बाद उसको डी वाटर कर लिया जाता है। दूसरी ऑप्शन जो है डाइजेशन की, ये भी हो सकती है लेकिन ये कॉस्टली भी है और इसमें ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। और हमारे यहाँ जिस तरह का रवैया है अदारों का या हमारी जो ऑपरेटिंग एजेंसी हैं उनकी जो मॉनिटरिंग और कंट्रोल है वो इतना अच्छा नहीं होता, तो डाइजेशन आमतौर पे फेल हो जाती है और उससे वो हम फ़वाइद हासिल नहीं कर पाते जो कि हम करना चाहते हैं। तो बेहतर ये है कि पाकिस्तान के हवाले से ऑप्शन नंबर 1 पे आप रिलाई करें, ख़ास तौर पे पब्लिक सेक्टर के अंदर अगर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई बड़ी इंडस्ट्री है, मल्टीनेशनल है, उसके लिए अगर आप प्लांट डिज़ाइन कर रहे हैं तो फिर डाइजेशन की तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन ज़ाती तौर पे पर्सनली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, आई मे बी रॉन्ग, कि ऑप्शन 1 शायद एक अच्छी ऑप्शन है। अब मैं आता हूँ पर्पस, हम स्लज को थिकन, डाइजेशन और डी वाटर क्यों करना चाहते हैं? इसकी सिर्फ एक ही वजह है और वो है उसके वाटर कंटेंट्स को रिड्यूस करना चाहते हैं ताकि उसका वॉल्यूम इतना कम हो जाए कि उसको हैंडल और डिस्पोज करना आसान हो। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। जिस कमरे में मैं बैठा हुआ हूँ इसका साइज़ तकरीबन 25 फुट बाय
25 फुट है। फ़र्ज़ करें छत की हाइट 11 फुट है, तो अगर स्लज का ये वॉल्यूम हो कि वो इस पूरे कमरे में आए, तो उसको हैंडल करना, उसको उठाना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको डिस्पोज करना एक मुश्किल काम होगा। लेकिन अगर मैं किसी तरीके से इसका वॉल्यूम रिड्यूस करके इतना कर देता हूँ जितना कि मेरा लैपटॉप का वॉल्यूम है, तो इसको स्लज को उठाना, हैंडल करना, उसको ट्रांसपोर्ट करके किसी जगह पे डिस्पोज कर देना, ये बड़ा आसान हो जाएगा। जो भी स्लज की हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं उसका सिर्फ एक मकसद होता है, उसका वॉल्यूम जो है किसी तरह हम रिड्यूस कर दें ताकि उसकी हैंडलिंग और डिस्पोजल आसान हो जाए। सबसे पहले हम आते हैं स्लज थिकनिंग की तरफ। थिकनिंग क्या चीज़ है? What is sludge thickening? Thickening takes place under the action of the gravity in a holding basin called sludge thickener. इसको मैं ST से जाहिर करूँगा। Reduction in moisture content is low in thickening when compared to digestion. तो moisture content की reduction digestion में ज़्यादा होती है, thickening में कम होती है। और स्लज जो थिकनर है ये जस्ट लाइक ए प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है। यू प्लेस द स्लज इन दैट टैंक फॉर सम पीरियड, गिव सम होल्डिंग टाइम, एंड द सॉलिड्स दे गो डाउन, एंड in the thickened form you draw the solids from the bottom of the thickener and then you add new sludge, and this is repeated again and again and again. Sludge digestion ये क्या है? Conventionally, it takes place in anaerobic digesters. It gives useful byproduct, that is methane, which can be used for heating and lighting purpose. Digestion एक और process है। आम तौर पे एनएरोबिक डाइजेस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें मॉइस्चर कंटेंट की रिडक्शन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू थिकनिंग। ये फ़र्क है इन दोनों में, लेकिन प्राइस और ऑपरेशनल कॉस्ट डाइजेस्टर्स की बहुत ज़्यादा होती है व्हेन यू कंपेयर इट विद द थिकनर्स। आगे चलते हैं। अब हम देख रहे हैं डेफिनेशन, ब्रीफ सी डेफिनेशन। हमने देखा स्लज थिकनिंग क्या है, स्लज डाइजेशन क्या है, और डी वाटरिंग को भी आप देखते हैं। जो 3 डिफरेंट ट्रीटमेंट्स थे, थिकनिंग, डाइजेशन एंड डी वाटरिंग, उसको अब हम उनकी ब्रीफ डेफिनेशंस को देख रहे हैं। व्हाट इज़ डी वाटरिंग? आफ्टर थिकनिंग और डाइजेशन जो भी आप स्टेप इस्तेमाल करना चाहें, या आप थिकनिंग को सिलेक्ट करें या डाइजेशन को सिलेक्ट करें, द मॉइस्चर कंटेंट इज़ फर्दर reduced by dewatering. Sludge is converted to cake form having 15 to 20% solids. इसमें स्लज को इतना थिक कर दिया जाता है कि उसकी शक्ल सॉर्ट ऑफ केक की तरह हो जाती है। अभी मैं तस्वीरें भी आपके साथ शेयर करूंगा आगे जाके, तो आप देखेंगे कि वो किस तरह की शेप उसकी बन जाती है, और उस केक के अंदर 15 to 20% सॉलिड्स होते हैं। इसके जो डिवाटरिंग के मेथड्स हैं वो 2 हो सकते हैं, एक फिज़िकल और एक मैकेनिकल। फिज़िकल मेथड में स्लज ड्राइंग बेड्स को इस्तेमाल किया जाता है, और मैकेनिकल मेथड में बेल्ट प्रेस या बहुत सारे दूसरे और भी मेथड हैं जिनका मैं यहाँ जिक्र नहीं कर रहा, क्योंकि बेल्ट प्रेस जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज मेथड होता है मैकेनिकल डिवाटरिंग का, और इसमें पॉलीमर्स को भी ऐड किया जाता है फॉर क्विक डिवाटरिंग। अब ये कब इस्तेमाल करना चाहिए, फिज़िकल मेथड, मैकेनिकल मेथड, ये आगे चल के हम इसकी डिटेल देखेंगे। अब हम शिफ्ट करते हैं वो पैरामीटर्स जो कि स्लज की डीवाटरिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। ये हमें हमारे इल्म में होना चाहिए। 3 फैक्टर्स हैं जो स्लज की डीवाटरिंग को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड की कंसंट्रेशन आमतौर पे ग्राम्स पर लीटर में एक्सप्रेस की जाती है, और ख़ास तौर पे अगर आप मैकेनिकल डिवाटरिंग कर रहे हैं तो एट हायर कंसंट्रेशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मिक्स पॉलीमर्स, हैंस डिवाटरिंग बिकम्स डिफ़िकल्ट। मैकेनिकल डिवाटरिंग में पॉलीमर्स का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। अगर स्लज बहुत थिक हो तो फिर मिक्सिंग पॉलीमर्स की अच्छी नहीं होती और डिवाटरिंग प्रॉपर नहीं हो सकती। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स अफेक्ट करते हैं डीवाटरिंग को। इसी तरह ऑर्गेनिक कंटेंट्स भी
इफ़ेक्ट करते हैं, ख़ास तौर पे मैकेनिकल डिवाटरिंग में। हायर ऑर्गेनिक कंटेंट्स पोज डिफ़िकल्टी इन डिवाटरिंग, ड्राइनेस अचीव्ड विल बी लोअर, पॉलीमर डोज विल बी हाई। तो ये उसके नुकसानात हो सकते हैं अगर ऑर्गेनिक मैटर बहुत हाई होगा स्लज के अंदर। और तीसरा जो चीज़ है वो कोलाइडल नेचर है स्लज की, इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हायर इज़ द कोलाइडल नेचर, मोर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिवॉटर स्लज। जितनी कोलाइडल नेचर ज़्यादा होगी स्लज की, उतना ही उसको डिवॉटर करना मुश्किल हो जाएगा। अब हम एग्जांपल्स से देखते हैं कि प्राइमरी जो स्लज है उसमें कोलाइडल नेचर इतनी नहीं होती। कोलाइडल नेचर मींस कि ऐसा उसके पार्टिकल्स जो सॉलिड हैं वो बहुत छोटे हों, उन पे कोई चार्ज हो, तो उसको उसकी कोलाइडल नेचर कहा जाता है। इस वक्त मेरी बिजली चली गई है, आपको मेरी तस्वीर तो शायद नज़र ना आए, लेकिन होपफुली आवाज़ और स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, इसलिए हम कंटिन्यू रखते हैं। कोलाइडल नेचर की बात हो रही थी। कोलाइडल कहते हैं साइज़ का छोटा होना और उस पर कोई ना कोई चार्ज होना, इसको कोलाइडल नेचर कहा जाता है। तो जो प्राइमरी स्लज आती है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से, उसकी कोलाइडल नेचर इतनी ज़्यादा नहीं होती, डिवॉटरिंग आसान होती है। डाइजेस्टेड प्राइमरी स्लज जो होती है, जब प्राइमरी स्लज को अगर आप डाइजेस्टर में ले जाएं, एनारोबिक डाइजेस्टर में, और फिर उसको डाइजेस्ट करें, तो फिर उसकी कोलाइडल नेचर थोड़ी बढ़ जाती है। इसी तरह इससे ज़्यादा जो कोलाइडल नेचर होती है, ये आप देखें कि रेड एरो आहिस्ता आहिस्ता ये थिक होता जा रहा है, ये शो कर रहा है कि कोलाइडल नेचर इस साइड पे, राइट साइड पे बढ़ रही है। जब फ्रेश आप मिक्स करते हैं प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से स्लज को और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से, तो उसकी कोलाइडल नेचर और ज़्यादा होती है इन पुरानी दो से। और जब इस मिक्स स्लज को आप डाइजेस्ट करते हैं, उसकी कोलाइडल नेचर और बढ़ जाती है। और जो बायोलॉजिकल स्लज होती है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से, इट इज़ वेरी हाईली कोलाइडल इन नेचर, इसको डिवॉटर करना ज़रा मुश्किल होता है। तो कोलाइडल नेचर वो तीसरा फैक्टर है जो कि स्लज की डिवॉटरिंग को इफेक्ट करता है। हम क्विकली देख लेते हैं। पहले तो कंसंट्रेशन जितनी हाई हो, ख़ास तौर पर मैकेनिकल में, उसकी डिवॉटरिंग और मुश्किल होती है क्योंकि पॉलीमर सही तरह मिक्स नहीं हो पाता। दूसरा फैक्टर ऑर्गेनिक कंटेंट्स का है, ये भी मैकेनिकल डिवॉटरिंग के हवाले से है। अगर ऑर्गेनिक कंटेंट्स ज़्यादा हों तो उसकी डिवॉटरिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और जितनी कोलाइडल नेचर हो, नंबर 3, जितनी कोलाइडल नेचर हो स्लज की, उसकी डिवॉटरिंग मुश्किल थोड़ी होती है। और कोलाइडल नेचर जो है वो ये फिगर इसको एक्सप्लेन कर रही है। जैसे जैसे आप लेफ़्ट से राइट को मूव करते जाते हैं, कोलाइडल नेचर उस स्लज की बढ़ती जाती है। आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लज, स्लज की कैरेक्टरिस्टिक्स। सीवेज स्लज कंसिस्ट ऑफ नंबर 1, primary sludge from primary sedimentation tank having organic and inorganic solids. The specific gravity of inorganic fraction is 2 to 2.5. तो जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था कि इसमें ऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन वो फीसिस जो है उनके पीसेस हो सकते हैं, फूड के पीसेस हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया नहीं होते और इनऑर्गेनिक्स होते हैं। सैंड हो सकती है, क्ले हो सकती है, मेटल्स की छोटे पार्ट्स हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप है। और दूसरी जो है सेकेंडरी स्लज होती है, ये सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से है। इसमें भी ऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इसकी 1.01 टू 1.06 पानी से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये करेक्टरिस्टिक्स हैं स्लज की जो कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से आती है और जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से आती है। अब क्वांटिटी स्लज की किस तरह फाइंड की जा सकती है। नॉर्मली जो सॉलिड्स रिमूवल है वो प्राइमरी क्लैरिफायर में या प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में 60% ऑफ TSS अगर आप एवरेज इसको कंसिडर कर लें, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स। और दूसरी जो सॉलिड्स जनरेट होते हैं इन सेकेंडरी क्लैरिफायर, ये सॉलिड्स कैसे जनरेट होते हैं। फूड जब कन्वर्ट होता है बैक्टीरिया में, मोर बैक्टीरिया सेल में, तो बैक्टीरिया ज़्यादा पैदा होते हैं। तो इसको कैसे डिटरमिन हम करेंगे कि सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से कितनी स्लज आई है।
प्राइमरी में तो हमने टोटल सस्पेंडेड सॉलिड से निकाल ली, यहाँ कैसे निकालेंगे? ये तरीका नीचे दिया हुआ है। ट्रिकलिंग फिल्टर में 0.4 से लेके 0.5 किलोग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ बीओडी अप्लाइड। जो आप ट्रिकलिंग फिल्टर के ऊपर बीओडी अप्लाई कर रहे हैं तो उसका 0.4 टू 0.5 किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ बीओडी सॉलिड्स पैदा होंगे, बैक्टीरिया पैदा होंगे, और वो बैक्टीरिया फिर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में नीचे सेटल करेंगे और आप उनको एज स्लज रिमूव कर लेंगे। एक्टिवेटेड स्लज में 0.2 टू 1 किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ बीओडी अप्लाइड। एक्टिवेटेड स्लज पे जो आप बीओडी अप्लाई करेंगे उसका अगर 1 किलोग्राम अप्लाई किया है तो हो सकता है 0.2 किलोग्राम सॉलिड पैदा हो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में, या वो पूरे के पूरे सॉलिड्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये एक रेंज है जो दी गई है, इसके अंदर से इसके दरमियान से आपको कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ख़ास तौर पे जब आप डिज़ाइन कर रहे होंगे। इसकी वजाहत के लिए चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ। इस प्रॉब्लम में आप क्वांटिफाई करेंगे स्लज को। ये प्रॉब्लम EW स्टील से मैंने ली है और उसका पेज जो है 525 है, उस पर ये प्रॉब्लम दी गई है। इसकी मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। एस्टिमेट द सॉलिड्स प्रोडक्शन फ्रॉम ए ट्रिकलिंग फिल्टर प्लांट। आपने सॉलिड्स की प्रोडक्शन या स्लज की प्रोडक्शन वन एंड द सेम थिंग आपने देखनी है। ट्रीटिंग 1000 क्यूबिक मीटर पर डे ऑफ वेस्ट वाटर। POD इज़ टू 10 मिलीग्राम्स, 210 मिलीग्राम पर लीटर है। TSS जो है 260 मिलीग्राम पर लीटर है। एज्यूम that primary clarification remove 30% of BOD and 60% of influent solids mean total suspended solids। तो सबसे पहले तो बेहतर होता है कि एक छोटी सी डायग्राम बना ली जाए ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, उससे ज़रा क्लैरिटी आ जाती है। ये देखिए मैंने PST बनाया है, ये SST बनाया है और दरमियान में कहीं ये ट्रिकलिंग फिल्टर आ रहा है। तो यहाँ से जो वेस्ट वाटर आ रहा है उसका TSS जो है 260 मिलीग्राम पर लीटर है, BOD 210 मिलीग्राम पर लीटर है। तो PST में 60% TSS रिमूव हो गए और 30% BOD, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर दिया गया है। और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में 0.5 किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ BOD अप्लाइड। अब ये मैंने कहाँ से लिया? ये ऊपर से जो मैंने ये डिफाइन किया ना, यहाँ से मैंने 0.5 को पिक कर लिया। मैं 0.4 भी पिक कर सकता था। दिस इज़ योर चॉइस, आप जो भी चाहें पिक कर लें फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग the quantity of the sludge, and when you calculate the quantity of the sludge only then you can design the facility। facility डिज़ाइन के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप ये देखें कि क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी के बगैर आप साइज़ ऑफ द फैसिलिटी नहीं निकाल सकते। तो यहाँ हम क्वांटिफिकेशन कर रहे हैं और ये क्वांटिफिकेशन जो है इसके बाद फैसिलिटी का डिज़ाइन मुमकिन हो सकेगा। आगे चलते हैं। प्राइमरी स्लज जो है, जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से आएगी वो 60%, ये 0.6 जो है ये 60% से है। 60% ऑफ द टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, 260 मिलीग्राम टोटल सस्पेंडेड सॉलिड है। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में 156 मिलीग्राम पर लीटर सॉलिड्स रिमूव होंगे 1 लीटर में से, 156 मिलीग्राम। और सेकेंडरी जो स्लज है वो देखिए 30% BOD रिमूव हुई प्राइमरी में, बाकी कितनी रह गई? 70%। 70% मीन 0.7, और ये BOD है और जो अप्लाई हो रही है उस पर ट्रिकलिंग फिल्टर पे, और 0.5 किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ BOD सॉलिड प्रोडक्शन है। तो ये 74 मिलीग्राम पर लीटर डिटरमिन हो गई यहाँ से। और टोटल प्रोडक्शन हमने प्राइमरी और सेकेंडरी से इन दोनों को ऐड कर दिया, 156 प्लस 74 ये 230 मिलीग्राम्स पर लीटर, या ये ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर में भी हो सकती है। और जब फ्लो रेट से मल्टीप्लाई किया तो सॉलिड प्रोडक्शन जो डेली है वो 230 किलोग्राम्स पर डे है। अब ये जो सॉलिड्स हैं ये सिर्फ सॉलिड्स को शो कर रहे हैं जो किलोग्राम्स में है। इससे हम डिटरमिन कर सकते हैं कि स्लज कितनी है अगर हमें सॉलिड कंटेंट्स की परसेंटेज मालूम हो। इस पे भी एक क्वेश्चन आगे चल के है सॉल्व प्रॉब्लम, वहाँ आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन इसकी मिलेगी। सॉलिड कंसंट्रेशन इन स्लज, ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको एक रफ़ आइडिया हो कि डिफरेंट टाइप की जो स्लज है रॉ में क्या सॉलिड कंटेंट होते हैं, जब वो थिकन की जाती है तो तब
सॉलिड कंटेंट कितने बढ़ जाते हैं, या मैं ये कह सकता हूँ कि मॉइस्चर कंटेंट कितने रिड्यूस हो जाते हैं। ऑब्वियसली अगर सॉलिड कंटेंट 5% है तो इसका मतलब है 95% वाटर है, और जब मैं उसको थिकन कर लेता हूँ तो अगर वो 10 पे चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि वाटर कंटेंट 90% है, 5% कम हो गया। इसी तरह डाइजेशन में क्या होते हैं या डाइजेशन के बाद क्या होते हैं, ये एक रफ आइडिया बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि सबसे पहले प्राइमरी जो स्लज होती है उसमें रॉ जब वो होती है तो उसमें सॉलिड कंटेंट 4 से लेके 6% तक वेरी कर सकते हैं। जब आप उसको थिकन करते हैं तो वो बढ़कर 4 से 5 या 6 से 10 पे जा सकते हैं। और अगर उसी स्लज को, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक की स्लज को जब आप डाइजेस्ट करते हैं तो उसके 6 से लेके 12% तक जा सकते हैं। तो आप यहाँ वाज़े तौर पे देख रहे हैं कि थिकनिंग में जो इंक्रीज़ है वो कम है, डाइजेशन में सॉलिड कंटेंट की इंक्रीज़ ज़्यादा है, या मॉइस्चर कंटेंट की रिडक्शन ज़्यादा है और यहाँ रिडक्शन कम है। तो ये फ़र्क है थिकनिंग और डाइजेशन का, लेकिन कॉस्ट का बहुत ज़्यादा, और ऑपरेशनल कॉस्ट का और कैपिटल कॉस्ट का बहुत फ़र्क है। एक्टिवेटेड स्लज अगर जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से आ रही है उसमें जो रॉ जब आप लेते हैं उसको तो उसमें सॉलिड कंटेंट 0.5 से लेके 1.5% तक होते हैं। जब आप उसको थिकन कर लें तो वो बढ़ जाते हैं, 2.5 से लेके 3% तक हो जाते हैं। और अगर आप थिकन करने की बजाय डाइजेस्ट करें तो वो 4 से लेके 6% तक बढ़ सकते हैं। इसी तरह ट्रिकलिंग फिल्टर की स्लज वो थोड़ा डिफरेंट है, उसमें सॉलिड कंटेंट रॉ में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्टिवेटेड स्लज। वो 3 से लेके 4% तक, जब आप उसको थिकन करते हैं तो वो 6 से लेके 9% तक बढ़ जाते हैं, और अगर आप उसको थिकन करने की बजाय डाइजेस्ट करें तो 6 से लेके 10% तक जा सकते हैं। प्राइमरी प्लस एक्टिवेटेड स्लज प्लांट की जो स्लज होती है, रॉ में मुझे इसका लिटरेचर से मैंने ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ ली हैं। मुझे इसके बारे में काफ़ी तलाश के बाद भी कोई ऐसा नहीं मिल सका। मे बी अगर मैं ज़्यादा वक्त लगाता तो मुझे कोई वैल्यू मिल जाती। अगर आप तलाश करें और आपको वैल्यू मिले तो काइंडली मेरे साथ शेयर कर लें। अलबत्ता थिकंड की जो वैल्यू है वो 4 से लेके 6% तक है। इसी तरह प्राइमरी प्लस ट्रिकलिंग फ़िल्टर, अगर इसकी स्लज हो, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक हो और आप ट्रिकलिंग फ़िल्टर को यूज़ कर रहे हो एज सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, तो थिकंड स्लज की जो सॉलिड कंटेंट्स होते हैं वो 7 to 9% होते हैं। जहाँ क्वेश्चन मार्क लगे हैं वो वैल्यूज़ मैं नहीं तलाश कर पाया। अगर आपको मिले तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर कर लें, मेरे नॉलेज में भी ये इजाफ़ा होगा। आगे जो मौजू आ रहा है वो वॉल्यूम एंड वेट ऑफ स्लज है। आप वॉल्यूम ऑफ स्लज निकाल सकते हैं, वेट ऑफ स्लज भी निकाल सकते हैं। कैसे? वो इन फार्मूलाज के ज़रिए आप निकाल सकते हैं। Volume and weight of sludge can be found out by using following formulas. Volume of sludge in liters, ये किसके बराबर होती है? ये weight of solids, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो भी हों, डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। तो अगर वेट ऑफ सॉलिड्स मालूम हो, जिस तरह आपने ऊपर के सॉल्व प्रॉब्लम में वेट ऑफ सॉलिड्स निकाल ली है, तो आप वॉल्यूम ऑफ स्लज को कैलकुलेट कर सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड से मल्टीप्लाई करके। अगर ऑर्गेनिक पोर्शन है, जब आप उसको डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिक की स्पेसिफिक ग्रेविटी से तो उसका वॉल्यूम निकल आएगा। अगर इनऑर्गेनिक पोर्शन है तो आप इनऑर्गेनिक की स्पेसिफिक ग्रेविटी से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम, तो जब उनको ऐड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्लज निकल आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये फार्मूला हमें मदद करते हैं कि अगर हमारे पास सॉलिड्स हैं तो हम वॉल्यूम ऑफ स्लज भी निकाल सकते हैं। इसी तरह वेट ऑफ स्लज, ये वेट ऑफ सॉलिड्स इन किलोग्राम जो कि ऊपर की सॉल्व प्रॉब्लम में निकाले गए हैं, डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स। फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स क्या है? अगर 5% है तो 0.05 हो जाएगा, अगर 10% है तो 0.1 हो जाएगा। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको स्लज का वज़न भी निकल आएगा। अब इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक प्रॉब्लम को हल करते हैं। प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम नंबर 2 है, और रॉ एंड डाइजेस्टेड स्लज। रॉ स्लज आएगी, फिर उसको डाइजेस्ट किया जाएगा, तो उससे जो इफ़ेक्ट होगा वो मॉइस्चर कंटेंट पे वो कितना पड़ेगा, और स्लज का वॉल्यूम डाइजेशन के बाद कितना रिड्यूस हो जाएगा। इस चीज़ को
प्रैक्टिकली महसूस करने के लिए, देखने के लिए ये प्रॉब्लम आपको हेल्प कर सकता है। स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ, ए वेस्ट वाटर प्लांट प्रोड्यूसेस 1000 kilograms of dry solids from PST plus SST per day at a solid content of 5%। अब ये मिक्स स्लज कर ली गई है और इसके सॉलिड कंटेंट्स 5% है। दी सॉलिड्स आर 70% ऑर्गेनिक। अच्छा, अब इसमें वो बाइफर्केशन दे रहे हैं कि इन सॉलिड्स में ऑर्गेनिक सॉलिड जो हैं वो 70% हैं। ऑर्गेनिक सॉलिड्स को वोलेटाइल भी कहा जाता है। क्यों? कि वो फर्दर आगे कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या दूसरी चीज़ों में। विद ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.05 एंड 30% इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को नॉन वोलेटाइल भी है। अगर मेटल फ्रेगमेंट है तो वो मेटल ही रहेगा, किसी और चीज़ में तब्दील नहीं होगा। क्ले है तो वो क्ले ही रहेगी, इसलिए इनको नॉन वोलेटाइल भी कहा जाता है। विद ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.5। डिटरमिन द स्लज वॉल्यूम। नंबर 1, एज प्रोड्यूस्ड, जिस तरह के वो बनी। डाइजेशन डिक्रीजेस द ऑर्गेनिक सॉलिड कंटेंट्स बाय 50% एंड इंक्रीज द ओवरऑल सॉलिड कंटेंट टू 10%। डाइजेशन में ऑर्गेनिक कंटेंट्स तो फर्दर, क्योंकि हम उनको वोलेटाइल कहते हैं, वो तब्दील हो जाते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये बता रही है कि डाइजेशन के बाद जो ऑर्गेनिक कंटेंट्स थे वो 50% कम हो गए और जो ओवरऑल जो सॉलिड कंटेंट थे वो पहले 5% थे, रॉ के डाइजेशन के बाद कितने हो गए? 10%। ये इंफॉर्मेशन पीस आपको दिया जा रहा है। नंबर 2, फाइंड द स्लज वॉल्यूम आफ्टर डाइजेशन। तो स्लज का वॉल्यूम फाइंड आउट करें डाइजेशन के बाद, और फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ स्लज आफ्टर डाइजेशन। कितने परसेंट वॉल्यूम, रॉ स्लज का कितना था वॉल्यूम, डाइजेशन के बाद कितना हो गया, ये आपने तमाम चीज़ें यहाँ डिटरमिन करनी है इस सॉल्व प्रॉब्लम में। तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो स्लज एज प्रोड्यूस थी उसका वॉल्यूम निकालेंगे कि वो क्या था, वेट ऑफ स्लज। अब फॉर्मूला पहले आ चुका है, वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। जो एज प्रोड्यूस थी उसमें सॉलिड कंटेंट्स क्या थे? 5%, तो हम 0.05 लिख सकते हैं। तो ये हमें इस फार्मूला से वेट ऑफ स्लज आ गया। वो स्लज जिसमें सॉलिड और वाटर दोनों शामिल हैं, उसका ये वज़न आ गया। अब इस स्लज में सॉलिड्स कितने हैं? 100 किलोग्राम। अगर टोटल वेट इंक्लूडिंग वाटर एंड सॉलिड्स 200 किलोग्राम है, तो अगर मैं ये सॉलिड्स निकाल दूँ 1000 किलोग्राम, तो 19,000 किलोग्राम ये वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। ये पानी का वज़न उस स्लज में होगा, और आपको पता है कि पानी का 1 किलोग्राम जो है उसका वॉल्यूम 1 लीटर होता है। तो मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ से निकाल लूँगा, 19,000 किलोग्राम 19,000 लीटर। बिल्कुल सीधा स्ट्रेट मामला है। इन 1000 किलोग्राम ऑफ सॉलिड्स 70% आर ऑर्गेनिक। 70% का क्या मुराद है इससे? 700 किलोग्राम, और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? 1.05। और बाकी के जो बच जाते हैं वो इनऑर्गेनिक है, 30% आर इनऑर्गेनिक, वो 300 किलोग्राम्स है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दे दी गई है 2.5। तो हम इस इंफॉर्मेशन से वॉल्यूम इनका सॉलिड्स का डिटरमिन कर सकते हैं, और वहाँ हम फिर वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हम पहले पढ़ के आए हैं अभी। वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड्स, वेट ऑफ सॉलिड्स मीन्स ऑर्गेनिक सॉलिड्स डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड्स। तो 70% ये ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं, 700 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1.05, तो ये इनका वॉल्यूम आ गया। बिजली आ चुकी है, तो हम कंटिन्यू रखते हैं लेक्चर को। वॉल्यूम ऑफ इनऑर्गेनिक जो सॉलिड्स है, वो इनऑर्गेनिक सॉलिड्स का वेट और उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये 300 किलोग्राम अभी हमने निकाला ऊपर, 1000 में से 30%, और इनका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दी है, ये 120 लीटर इनका वॉल्यूम निकला है। अब हम पानी के वॉल्यूम को, ऑर्गेनिक सॉलिड्स के वॉल्यूम को इनऑर्गेनिक की जब जमा करेंगे तो वो स्लज का वॉल्यूम आ जाएगा एज प्रोड्यूस्ड। Therefore, total volume of sludge is 19,000 liter water
प्लस 667 लीटर्स ऑर्गेनिक सॉलिड का वॉल्यूम प्लस 120 लीटर्स इनऑर्गेनिक सॉलिड का वॉल्यूम 19,000 अराउंड लीटर्स जो है वो स्लज का वॉल्यूम निकलेगा एज प्रोड्यूस्ड। अब आ जाए दूसरे मरहले की तरफ, उसकी डाइजेशन हो गई। आफ्टर डाइजेशन ऑर्गेनिक सॉलिड्स आर रिड्यूस्ड बाय 50%, ये गिवन है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। देयरफॉर ऑर्गेनिक सॉलिड्स आफ्टर डाइजेशन विल बी, ये पहले थे 700, अब 50% रिडक्शन के बाद क्या होंगे, आधे हो गए 50%, तो 350 किलोग्राम बन गए। दस द टोटल सॉलिड कंटेंट बिकम्स, अब ऑर्गेनिक तो 50% रिड्यूस होके 700 से 350 हो गए, लेकिन इनऑर्गेनिक वैसे के वैसे रहेंगे 300। अब जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉलिड्स का जो वेट आ रहा है आफ्टर डाइजेशन वो 650 किलोग्राम है। तो अब हम दोबारा से निकालेंगे वेट ऑफ स्लज। वेट ऑफ स्लज क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय सॉलिड फ्रैक्शन। पहले कितने थे 1000 किलोग्राम, डाइजेशन के बाद कितने 650 किलोग्राम, और जो सॉलिड कंटेंट था पहले 5% था 0.05, अब 10% पे चला गया सॉलिड कंटेंट जो कि 0.1 के बराबर है। तो देखें ये वेट कितना रिड्यूस हो गया 6500 किलोग्राम्स। अब आगे चलते हुए 650 किलोग्राम्स आर सॉलिड्स देयर फॉर वाटर। अब इसमें टोटल जो स्लज है इसका जो वेट है वो 6500 किलोग्राम है, सॉलिड्स कितने हैं 650 किलोग्राम। पानी का कितना वेट होगा, ये टोटल वेट में से अगर मैं सॉलिड्स का वेट निकाल दूं 6500 टोटल वेट ऑफ स्लज माइनस वेट ऑफ सॉलिड्स, तो ये पानी का वेट निकल आएगा। और अगर मुझे पानी का वेट पता चल जाए तो मुझे उसका वॉल्यूम फ़ौरन निकल आएगा। 1 लीटर पानी का वज़न कितना होता है 1 किलोग्राम, तो मैंने इससे पानी का वॉल्यूम निकाल लिया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स मैं निकालूंगा इसी तरह जिस तरह मैंने पिछले पार्ट में निकाले थे। वेट ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड्स डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये ऑर्गेनिक सॉलिड्स का वॉल्यूम निकल आया। वॉल्यूम ऑफ इनऑर्गेनिक सॉलिड्स ये वैसे का वैसे रहेगा 300 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी 120, पहले भी 120 था इनका वॉल्यूम, अब भी 120 रहेगा। अब डाइजेशन के बाद क्या वॉल्यूम बना, वो जो है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ इनऑर्गेनिक सॉलिड, और ये 6303 लीटर्स बना। आप देखें कि कितनी रिडक्शन हुई, पहले 19000 था और डाइजेशन के बाद सॉलिड कंटेंट्स 5% से जब 10% पे गए तो वो 6000 रह गया, तो 68% रिडक्शन वॉल्यूम में हो गई। इफ़ we increase the solid content from 5% to 10%, there is a huge reduction in the volume। तो ये एक सॉल्व प्रॉब्लम था जिससे आपने देखा कि स्लज एज प्रोड्यूस्ड क्या थी, उसका वॉल्यूम क्या था, और डाइजेशन के बाद कितनी रिडक्शन वॉल्यूम में हुई। आगे चलते हैं। अब स्लज थिकनिंग की बात हुई थी तो हम स्लज थिकनर को देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। स्लज थिकनर इज़ ए होल्डिंग बेसन, जस्ट इट इज़ ए होल्डिंग बेसन लाइक PST। इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल। फॉर प्राइमरी स्लज सॉलिड कंटेंट इंक्रीज फ्रॉम 2 to 6%। अब अगर रॉ स्लज में 2% से लेके 6% तक सॉलिड हो तो थिकनिंग के बाद कितने हो जाते हैं 5 से लेके 10% तक। एंड फॉर एक्टिवेटेड स्लज अगर 0.5 से लेकर 1.5 तक रॉ एक्टिवेटेड स्लज में हो जिसकी अभी थिकनिंग नहीं हुई, तो फिर जब आप थिकनिंग कर लेते हैं तो वो कितने बढ़ जाते हैं, वो 2% से लेकर 3% तक चले जाते हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं ये मैंने ली हैं मेटकाफ एंड एडी पेज 1492 से, ये उस पर लिखा हुआ है। डिज़ाइन क्राइटेरिया स्लज थिकनर का क्या है, ये सॉलिड्स लोडिंग है 20 to 40 kilograms of TSS per meter square area of the thickener per day। Again this criteria has been adopted from Metcalfe and Eddy page 1492। तो हम जल्दी से एक प्रॉब्लम कर लेते हैं इस पे ताकि आपकी को एप्लीकेशन और इसका डिज़ाइन थिकनर का आ जाए। इन ए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्लज फ्रॉम PST एंड SST इज 750 and 570 kilograms of TSS per day। डिज़ाइन ए स्लज थिकनर इस प्लांट के लिए
वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए थिकनर को डिज़ाइन करें। तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्लज को इन दी फॉर्म ऑफ सॉलिड्स आपको बता दिया गया है। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। टोटल स्लज टोटल कितनी हो गई, इनको दोनों को ऐड करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी को। ये 1320 किलोग्राम्स ऑफ TSS पर डे। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स या सॉलिड्स वन एंड द सेम थिंग, ये सिर्फ नॉमेनक्लेचर है, टोटल, सस्पेंडेड और आखिर में आता सॉलिड्स ही है। हम सॉलिड्स की ही बात कर रहे हैं। एडॉप्ट सॉलिड लोडिंग फॉर थिकनर 40। तो ये जो रेंज दी हुई है 20 to 40, मैंने जो हायर रेंज है इसको सिलेक्ट कर लिया। ये आपकी मर्ज़ी है, याद रखें, आप जो मर्ज़ी रेंज में से सिलेक्ट कर लें। अगर आप लोअर वैल्यू सिलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा एरिया आ जाएगा, फैसिलिटी की कॉस्ट जो है कैपिटल वो बढ़ जाएगी। अगर आप ज़्यादा हायर वैल्यू लेंगे तो फुटप्रिंट छोटा होगा, फैसिलिटी का कॉस्ट कम होगी। तो ये मैंने हायर वैल्यू अडॉप्ट कर ली क्राइटेरिया में से, मेटकाफ एंड एडी में दिए गए। देयरफॉर एरिया ऑफ द स्लज थिकनर। अब देखें ये जो टोटल सॉलिड्स हैं वो TSS पर डे हैं, और जो क्राइटेरिया है वो 40 किलोग्राम्स ऑफ TSS पर मीटर स्क्वायर पर डे है। तो किलोग्राम्स ऑफ TSS पर डे विल कैंसिल आउट और मीटर स्क्वायर सिर्फ रह जाएगा। तो थिकनर का एरिया मेरे पास 33 मीटर स्क्वायर आ गया। अगर मैं एक सर्कुलर, जिस तरह के प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक भी सर्कुलर होता है, तो स्लज थिकनर को भी सर्कुलर ले सकते हैं। तो एरिया इज पाई डी स्क्वायर बाई 4, डायमीटर 6.4 मीटर इसका आ जाएगा। इसकी एक तस्वीर अगर आप देखें तो ये ज़रा छोटे साइज़ का आप समझ लें कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है। बिल्कुल उसी तरह सेंटर में से स्लज आती है, और ये जो ड्रम सा लगा होता है जो उसमें भी लगा था, ताकि ये जो करंट्स निकलते हैं उसको, उनकी स्पीड को कम किया जाए। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे स्लॉट्स होंगी जिस तरह उसमें थी, जिससे कि पानी निकलता था, यहाँ से स्लज निकलेगी। और फिर ये स्क्रैपर है, ये स्लज जो थिकन स्लज है बॉटम पे उसको मूव करता है टुवर्ड सेंट्रल पिट, और फिर उसको ड्रॉ कर लिया जाता है फॉर डी वाटरिंग। ये एक डायग्राम आपके सामने है स्लज थिकनर की। आपको एक असाइनमेंट मैं देने लगा हूँ, इसको आपका होमवर्क कह लें आपने इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पहला पार्ट इसका है, एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ सॉलिड्स प्रोड्यूस्ड इन एन एक्टिवेटेड स्लज प्लांट with flow of 5500 मीटर क्यूब पर डे। BOD and TSS दोनों एक ही हैं, 250 मिलीग्राम्स पर लीटर ईच, assuming that PST remove 30% of BOD and 50% of TSS and sludge production in the secondary unit is 70% of BOD applied। ये तमाम चीज़ें दे दी गई हैं। नंबर 2, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ स्लज एज प्रोड्यूस्ड if its solid content is 5% raw का, in which 70% are organic with specific gravity of 1.05 and 30% inorganic non-volatile, इसमें डैश डाल देता हूँ, with specific gravity 2.5। ये उससे मिलता जुलता सवाल है जो अभी ऊपर किया गया है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आप थोड़ा सा इसको एक बार सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्वांटिटीज़ निकालनी आ जाएंगी। जब तक ये क्वांटिटीज़ नहीं निकलेंगी आप स्लज ट्रीटमेंट हैंडलिंग फैसिलिटी को डिज़ाइन नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 14 को यहाँ कंक्लूड करते हैं। क्विकली देखते हैं आज हमने क्या किया। हमने एरिएटेड लेगून्स को डिस्कस किया, डिज़ाइन क्राइटेरिया डिस्कस किया। उसके बाद स्लज का टॉपिक था, स्लज हैंडलिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल का। उसमें हमने ये डिस्कस किया कि स्लज हैंडलिंग ट्रीटमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है और वो उसको पढ़ना क्यों अहम है, स्लज की डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं, उनमें सॉलिड कंटेंट्स कितने होते हैं, स्लज में ट्रीटमेंट की जो 3 मुख्तलिफ़ किस्में हैं उसकी थिकनिंग, डाइजेशन एंड डी वाटरिंग, इसकी हमने डेफिनेशंस को देखा। और उसके बाद जो ऑप्शन आपको अवेलेबल हैं फील्ड में यूज़ करने के लिए उसको देखा। आइदर आप थिकनिंग और डी वाटरिंग कर सकते हैं या आप डाइजेशन और डी वाटरिंग कर सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर 1 है थिकनिंग एंड डी वाटरिंग की, वो ज़रा लो कॉस्ट है, जबकि डाइजेशन और डी वाटरिंग ये हाई कॉस्ट। पाकिस्तान के लिए मेरी ज़ाती राय में फर्स्ट ऑप्शन
थिकनिंग और डिवाटरिंग की, ये शायद फिजिबल है, लेकिन आप कोई भी फ़ैसला कर सकते हैं अपने हालात और सर्कमस्टांसिस के मुताबिक। उसके बाद स्लज थिकनिंग को हमने देखा, स्लज थिकनर, और एक प्रॉब्लम भी सॉल्व की, और एक और सॉल्व प्रॉब्लम जिसमें हमने स्लज की क्वांटिटीज़ निकाली उसको भी सॉल्व किया। आपको एक क्वेश्चन बतौर होमवर्क भी दिया गया, जो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, कामयाबी आपका मुकद्दर हो, दीन और दुनिया दोनों की फ़लाह अल्लाह पाक आपको नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।